हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ओब्लिक कोलिजन्स। तो पहले मैं बता दूं कि ओब्लिक कोलिजन कैसे दिखते हैं। ओब्लिक कोलिजन में बॉल जो है जब वो किसी चीज़ से टकराती है या कोई भी पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से टकराता है तो उनकी वेलोसिटीज़ और जो कॉमन नॉर्मल होता है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो पैरेलल नहीं होते। मेरे कहने का क्या मतलब है, लेट मी ड्रॉ कि जब ये बॉल ग्राउंड से आके टकराई तो जिस पॉइंट पे टकराई वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जा सकती थी। इसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल के अगर पैरेलल है वेलोसिटीज तो उस कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। मतलब वेलोसिटीज ऐसे होती और ऐसे होती तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। लेकिन अगर वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के पैरेलल नहीं है तो उसको बोलेंगे ओब्लिक कोलिजन। ठीक है। सेकंड केस में भी देखो, एक बॉल पीछे से आ रही है, यहां पर एक बॉल रखी है दूसरी, इससे आके ये कांटेक्ट में आई तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में आएगी वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। अब देखो ये क्या है, कॉमन नॉर्मल। जिस पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, उसको बोल दो कॉमन नॉर्मल। क्या वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के पैरेलल है? नहीं है तो इट इज ऑल्सो अ ओब्लिक कोलिजन। समझ में आया? ठीक है। एक और केस देखो, एक बॉल को ऊपर से गिरा दिया, वो जाके एक इंक्लाइन प्लेन पे बाउंस कर रही है। ठीक है, एक बॉल को ऊपर से गिरा दिया और वो जाके एक इंक्लाइन प्लेन पर बाउंस कर रही है। तो जिस पॉइंट पर वो इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में आएगी, यहां पर आएगी, तो वहां पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो दिस इज कॉमन नॉर्मल। अगर कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी के पैरेलल है, नहीं, पहले वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, फिर वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, कॉमन नॉर्मल और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ हेड ऑन कोलिजन। फिर एक और एग्जाम्पल, एक बॉल को आपने फुटबॉल किक मारा, फुटबॉल किक किया, बॉल जाके दीवार से टकराई। ठीक है, ये आप थे, आपने यहां से फुटबॉल किक किया। ओके, ठीक है, आपने आगे किक किया, बॉल उड़ती हुई आई, दीवार से टकराई तो जिस पॉइंट पर कांटेक्ट में आई वहां पर अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचूं तो ये हो गया कॉमन नॉर्मल। ठीक है, कॉमन नॉर्मल का मतलब समझ में आ गया। जिस पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है वहां पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दो तो कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। तो क्या वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के पैरेलल दिख रही है? नहीं, पहले ऐसे टकराई फिर ऐसे गई, पैरेलल नहीं। ठीक है, अगर उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को जो टकरा रहे हैं उनको थोड़ा सा जूम करके देखें तो जूम करने पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आएंगे तो जिस पॉइंट पर कांटेक्ट में है वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जा सकती है और वो परपेंडिकुलर लाइन को हम बोल सकते हैं कॉमन नॉर्मल। बच्चों, जब भी वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के पैरेलल नहीं है तो उस कोलिजन को क्या बोला जाएगा? ओब्लिक कोलिजन, टेढ़ा मेढ़ा कोलिजन। ठीक है। हेड ऑन कोलिजन मतलब सीधा सीधा कोलिजन, कोलिजन के पहले और बाद में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी हेड ऑन में, पर ओब्लिक में कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो सकती है। ठीक है, तो कोलिजन्स इन विच velocities are not parallel to common normal line are called oblique collision। एक लाइन की डेफिनेशन है, समझ लो, लिख लो। collisions in which velocities are not parallel to common normal line are called oblique collision। ठीक है, फटाफट डेफिनेशन लिख लो, कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉ कर लो जो तुम्हें याद दिलाएंगे। हमें इनमें से हर एक एग्जाम्पल को डिटेल में सीखना है। ओके, तो इन सारे केसेस को हमको डिटेल में सीखना है। अगर अभी नहीं बना रहे हो फिगर तो भी चल जाएगा, एक एक करके इन सबको कवर करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं बॉल बाउंसिंग वाला केस। ठीक है, तो ये जो बॉल बाउंस कर रही है, ठीक है, ये जो बॉल बाउंस कर रही है ये इधर से आ रही है और ग्राउंड से किसी एंगल
लेट्स से अल्फा बनाते हुए ये आ रही है बॉल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u और मास है m, और ये बना दी मैंने परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी बच्चों? कॉमन नॉर्मल, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैंने वो लाइन बना दी। ठीक है, रेड से बना देता हूं। और इसको बनाने के बाद अब आपसे पूछा जा सकता है कि अगर बॉल u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे आके टकराई तो टकराने के बाद वो किस एंगल पर जाएगी और कितनी वेलोसिटी से जाएगी। तो मतलब इनिशियल वैल्यूज देके कोई आपसे क्या पूछ सकता है? फाइनल वैल्यूज। किस वेलोसिटी से जाएगी? वेलोसिटी बताइए, और किस एंगल पे जाएगी वो एंगल भी बताइए। ये दोनों कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, तो हम लोग अभी इसको सीखेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि जब बॉल आके ग्राउंड से टकराएगी तो ग्राउंड से बॉल पर कौन सा फोर्स लगेगा? सोचो, जब बॉल आके ग्राउंड से टकराई तो ग्राउंड से बॉल पे कौन सा फोर्स लगा? उसको बोलते हैं नॉर्मल। ओके, नॉर्मल रिएक्शन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? परपेंडिकुलर, यानी वाई डायरेक्शन में। तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगा वो वाई डायरेक्शन में लगा। और इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा। फोर्स किधर लगा? ऊपर की तरफ। फोर्स किधर नहीं लगा? आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो जो इस बॉल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा, जो इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, वो किस डायरेक्शन में लगा है? ऊपर की तरफ। किस डायरेक्शन में नहीं लगा? आगे या पीछे की तरफ। तो ऊपर की डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो सकता है, वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हो सकता है, पर एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। जिस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही हमारे पास क्या पता है? हमारे पास एक डेटा पॉइंट है कि फोर्स एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन इज 0। समझ रहे हो? पैरेलल टू द सरफेस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये जहां टकरा रहा है वो ग्राउंड अभी हम कैसा ले रहे हैं? स्मूथ। अगर हम स्मूथ नहीं लेंगे, अगर हम ग्राउंड को रफ लेंगे तो देयर इज अ चांस कि फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाए। ठीक है, तो वो केस हम बाद में करेंगे। पहले स्मूथ ग्राउंड पर बॉल को कोलाइड कराते हैं, बाद में रफ पे कराएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ओके, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। बस इससे शुरुआत हो जाएगी हमारे क्वेश्चन की। ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, और अगर ये एंगल अल्फा है तो इस u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक आगे की तरफ u cos अल्फा और एक नीचे की तरफ u sin अल्फा। ओके, ऐसे ही ये वाली वेलोसिटी जो है, ये बीटा एंगल है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक आगे की तरफ v cos बीटा और एक ऊपर की तरफ v sin बीटा। आई एम अज्यूमिंग कि इस पॉइंट पर आपको वेक्टर के कंपोनेंट करना आता है। ठीक है, वेक्टर के दो कंपोनेंट लिखना आता है। तो अब सोच के बताओ किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में। तो फिर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। समझ में आया? तो फिर एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन ये बनी कि m इंटू यू कॉस एल्फा, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज m इंटू वी कॉस बीटा। समझ में आया? क्या रिजल्ट आया? u cos alpha is equals to v cos beta। द ओनली प्रॉब्लम इज आप इसे रटना मत,
अगर रटा और क्वेश्चन पूछने वाले ने अल्फा चेंज कर दिया, ये वाला एंगल अल्फा दे दिया, तो कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसको रटने की कोई कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। अगर याद रखना चाहते हो तो इनिशियल वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट किसके पैरेलल, सरफेस के पैरेलल, शुड बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट। पर ये याद रखने से अच्छा तो फिगर ही ड्रॉ कर लेना, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो एनीवे दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है देखते हैं बच्चों। कोलिजन में हम हमेशा दो इक्वेशन ढूंढते हैं, एक होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो इस बॉल का मोमेंटम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कंजर्व्ड है तो उसकी लगा दी। और दूसरी इक्वेशन हर बार किसकी लेके आते थे हम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिस तेजी से चीजें दूर गई, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर तुमने ये नहीं पढ़ा है, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो भी मैं समझा दूंगा कि सेपरेशन क्या होता है, जिस तेजी से चीजें दूर जा रही हो। तो इधर देखो ध्यान से, ये बॉल दूर जा रही है ग्राउंड से, कौन से वेलोसिटी की वजह से दूर जा रही है बच्चों, इसकी वजह से या इसकी वजह से? कौन सी वेलोसिटी बॉल को ग्राउंड से दूर ले जा रही है, ऊपर की वेलोसिटी या आगे की? अगर सिर्फ आगे की वेलोसिटी होती तो बॉल ग्राउंड के पैरेलल चलती रहती। ये जो ऊपर की वेलोसिटी है ये बॉल को ग्राउंड से दूर ले जाएगी। तो ये क्या हो गया, सेपरेशन की वजह हो गई ये वेलोसिटी, सेपरेशन। और जब अप्रोच किया है तो अप्रोच किसकी वजह से किया, तो देखो इधर इस वाली वेलोसिटी की वजह से क्या हुआ है, अप्रोच हुआ था बॉल का ग्राउंड की तरफ, इसकी वजह से बॉल नीचे गई थी, इसकी वजह से बॉल ऊपर जा रही है। तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में कौन आएगा, v sin बीटा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में कौन आएगा, u sin अल्फा। तो हमारी दूसरी इक्वेशन आज के विजेता हैं v sin बीटा इज इक्वल्स टू e टाइम्स u sin अल्फा। ठीक है, तो बच्चों दो रिजल्ट आए, एक ये आया कि फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन यानी v cos बीटा विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन यानी u cos अल्फा। पहले इसी को उल्टा लिखा हुआ था मैंने, ठीक है, पहले भी सही लिखा हुआ था। और दूसरा रिजल्ट ये आया कि v sin बीटा विल बी e टाइम्स u cos अल्फा, जो u sin अल्फा। तो आई नो जल्दी जल्दी बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसे लिख लेते हैं, v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ई टाइम्स यू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी ई टाइम्स हो जा रही है और सरफेस के पैरेलल वाली वेलोसिटी अनचेंज रह रही है। यही सीखना बच्चों, ठीक है, यही काम आएगा। चाहे कैसी भी दीवार लगा दे एंगल पर, परपेंडिकुलर वर्टिकल दीवार लगा दे, इंक्लाइन लगा दे, चाहे कुछ भी करे, ये दो कंसेप्ट याद रखना कि पैरेलल डायरेक्शन की वेलोसिटी अनचेंज रहेगी जब तक फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन बहुत ही कम केसेस में दिया होता है, और परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाती है। ठीक है, नीट और मेंस में तो आज अभी तक शायद फ्रिक्शन के इंपल्स पे आते ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ एडवांस के लिए या मेंस के बहुत टफ क्वेश्चन में फ्रिक्शन का इंपल्स दिया जा सकता है, विच इज एक्चुअली नॉट वेरी टफ टू सॉल्व। पर इस क्वेश्चन में तो फ्रिक्शन नहीं दिया है, स्मूथ दिया है। ठीक है, तो पहले चलना सीख लेते हैं, फिर कूदना भी सीख लेंगे। ठीक है, तो u पैरेलल इक्वल्स टू दिस दिस दिस। बच्चों इस तरह की इक्वेशन जब भी आए, किस तरह की इक्वेशन बोल रहे हो सर? मैं बोल रहा हूं जब भी आपके पास a cos थीटा की वैल्यू पता है k और a sin थीटा की वैल्यू पता है, लेट्स से a cos थीटा की वैल्यू पता है p एंड a sin थीटा की वैल्यू पता है q, तो a की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा स्क्वायर ऐड कर दो। स्क्वायर ऐड करने पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो दो चीज़ों में v साइन थीटा भी पता है, v कॉस थीटा भी पता है, तो स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी
यू स्क्वायर, इसको हटा दूं, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। बोलोगे सर क्या वाहियात है ये, है ना। तो बच्चों एक्चुअल में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है एंड आई वुड नॉट वांट यू टू ट्राई टू लर्न इट, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है कि इसको याद किया जाए, ठीक है। बस मैं क्वेश्चन के आंसर की तरह निकाल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट ट्राई टू रटो दिस, ओके। ये दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एंड वेरी इजी टू सॉल्व ऑल्सो। तो मैं बस बता रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में v की वैल्यू निकालनी होगी तो स्क्वायर ऐड करके आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमने स्क्वायर ऐड कर दिया था, तो ये आ गया। और बच्चों अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर देते, इसको इससे डिवाइड कर देते, तो क्या आता पता है, v साइन बीटा अपॉन v कॉस बीटा, ध्यान से देखते रहे ना, इज इक्वल्स टू ई यू साइन एल्फा अपॉन u कॉस एल्फा। और ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों v से v कट गया, u से u कट गया, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा हो गया टैन बीटा, और यहां हो गया e इंटू टैन एल्फा। तो ये भी अच्छा है, ये भी एक रिजल्ट है, पर रटना नहीं, रिजल्ट नहीं रटने का, ठीक है। रिजल्ट रटोगे तो फंस जाओगे। कहाँ फंस जाओगे, जैसे उसने अल्फा बीटा हॉरिजॉन्टल के साथ की जगह वर्टिकल के साथ दे दिए तो गलती कर जाओगे, ठीक है। तो इसको आप वैसे ही सीखो, पैरेलल पैरेलल सेम रहती है, परपेंडिकुलर ई टाइम्स हो जाती है। समझ में आया, फटाफट नोट डाउन करो इसको, मैं स्क्रीन देता हूं आपको। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक बॉल ऊपर से गिरा दी और इंक्लाइन प्लेन पे उसको बाउंस होने दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है अ बॉल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड हिट्स एन इंक्लाइन विद स्पीड v। एक ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई बॉल इंक्लाइन प्लेन को v स्पीड से हिट कर रहा है। कैलकुलेट e क्या होता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। e की वैल्यू कैलकुलेट करो इफ इट बाउंसेस बैक हॉरिजॉन्टली। अगर जो चीज वर्टिकली नीचे आ रही है कैसे बाउंस करती है, हॉरिजॉन्टली बाउंस करती है, तो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। तो वर्टिकली गिरती हुई बॉल हॉरिजॉन्टली बाउंस बैक कर रही है, जो नीचे आने की वेलोसिटी है वो है उसकी v। तो देखो रटने वाले कहाँ फंस सकते हैं कि पहले जो अभी प्रूफ कराया था उसमें इनिशियल वेलोसिटी u थी। भाई इनिशियल वेलोसिटी u होती है और फाइनल v होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में टकराने से पहले की वेलोसिटी v दे दी तो तुम क्वेश्चन छोड़ थोड़ी सोगे। तुम ये थोड़ी बोल दोगे हम नहीं सॉल्व कर रहे इसमें, तो इनिशियल वेलोसिटी v दे दी है। अरे दे दी तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी v की जगह कुछ और अज्यूम करना पड़ सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेट्स से फाइनल वेलोसिटी है v डैश। ओके, थोड़ा सा क्लियर बना रहा हूं, यहां पर दोबारा से नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी v और फिर टकराने के बाद आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v डैश। समझ में आया। और अब आप क्या ड्रॉ कर लो, फटाफट ड्रॉ कर लो कॉमन नॉर्मल, ठीक है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक्स वाई एक्सिस कौन सी है। कॉमन नॉर्मल को वाई एक्सिस मान सकते हो और जो इंक्लाइन वाले जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस मान सकते हो। ओके, और अब आपको समझ में आएगा कि जब ये टकराएंगे तो ये जो नॉर्मल लगेगा वो इस तरफ लगेगा। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लगेगा। तो जब बॉल पर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लगा तो पैरेलल टू इंक्लाइन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये एंगल है थीटा, ठीक है। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाई, ये एंगल भी थीटा होता, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला वापस से थीटा। ओके, तो इतना आसान नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा, सिंगल से जहां भी बना रहा हूं वहां थीटा है। ओके, ये सारे थीटा थीटा थीटा। तो इस केस में आपको फटाक से कौन सी वेलोसिटीज कांस्टेंट रखनी है, पैरेलल वाली। तो पैरेलल वेलोसिटी v डैश की पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन वाली वेलोसिटी v डैश का कंपोनेंट पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन शुड बी इक्वल टू v का कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो अब ध्यान से देखो, v डैश के दो कंपोनेंट करने हैं,
किस किस तरफ, एक इस तरफ, ये आएगा v डैश कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ये आएगा v डैश साइन थीटा। दूसरे वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, v डैश कॉस थीटा से। तो पैरेलल कौन सा हो गया, v डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, v के भी दो कंपोनेंट करने हैं बच्चों, बहुत संभल के करना, ठीक है। v के दो कंपोनेंट, एक टुवर्ड द इंक्लाइन प्लेन और एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। v के जब दो कंपोनेंट करोगे, एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, एक टुवर्ड द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, तो आएंगे मेरे हिसाब से ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। मैं तो ऐसे भी याद रखता था कि एक के लिए cos थीटा है तो दूसरे के लिए sin थीटा आएगा। हाँ, बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है लेकिन काम करती है, ठीक है। v sin थीटा, v डैश cos थीटा, ये पैरेलल वाले कंपोनेंट हैं तो इस तरफ पैरेलल आएगा v sin थीटा। तुम इस फिगर को 1 घंटे तक घूरते रहो और कंफ्यूज होते रहोगे, उससे अच्छा है कि क्लीन फिगर बनाओ और खुद से कंपोनेंट लिखने की कोशिश करो। ये थीटा लिखना, इसकी तो प्रैक्टिस ही चाहिए भाई, ये मेरे को भी नहीं आती थी और मैं तो सेलेक्टेड कैंडिडेट था, मुझे भी एंगल लिखने में प्रॉब्लम होती थी, तो तुमको भी होगी अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो। पर इसमें कुछ सीखने का नहीं है, इसमें प्रैक्टिस करने का है, बस देखो और खुद से प्रैक्टिस करो। तो ये आगे दोनों के पैरेलल कंपोनेंट बराबर होंगे, तो मुझे v डैश की वैल्यू मिल गई v tan थीटा, यानी v sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं, या v tan थीटा भी लिख सकता हूं, बोथ आर इक्वली करेक्ट। ओके, अब दूसरी चीज है कि हमें v डैश नहीं निकाला था, v डैश सेकंड पार्ट में निकाला था, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। तो कौन सी वेलोसिटी, आफ्टर द कोलिजन ही पूछेगा, बिफोर की तो पता ही है। तो फाइनल वेलोसिटी हमने पहले निकाल दी, कोई बात नहीं। दूसरी चीज जो पूछी थी, यानी पहली चीज जो पूछी थी, इट बाउंसेस बैक, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ध्यान से देखो बच्चों, सेपरेशन किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, और अप्रोच किसकी वजह से करेगा, इसकी वजह से। अप्रोच v cos थीटा और सेपरेशन v डैश sin थीटा, तो v डैश sin थीटा अपॉन v cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दोनों के, ठीक है, उनकी वजह से सेपरेशन और अप्रोच होगा। तो v डैश की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं v tan थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन v cos थीटा। तो बच्चों v से v कट गया और एक tan थीटा तो था और sin थीटा अपॉन cos थीटा एक और tan थीटा बन गया। आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज tan स्क्वायर थीटा। आए समझ में दोनों पार्ट, फटाफट नोट डाउन करो बच्चों, ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से कंपोनेंट लिखो, मजा आ जाएगा एकदम। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ओब्लिक कोलिजन का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एक बॉल मूव करती हुई आ रही है और दूसरी रेस्ट पे रखी है, ये u स्पीड से टकरा रही है और कोलिजन कैसा है, ओब्लिक। कोलिजन ओब्लिक कैसे पता, जब ये टच में आए, जब कांटेक्ट में आए, तो मैंने कॉमन परपेंडिकुलर लाइन खींची, कॉमन नॉर्मल या कॉमन परपेंडिकुलर, और जो वेलोसिटी थी वो कॉमन नॉर्मल के पैरेलल नहीं थी, तो ये कैसा कोलिजन हो गया, ओब्लिक कोलिजन, ए एंड बी। तो ओब्लिक कोलिजन है, तो क्वेश्चन में ये दिया है कि आफ्टर कोलिजन ए मूव्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ ये गिवन है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन ए मूव्स परपेंडिकुलर टू बी, ए जो है वो टू इनिशियल डायरेक्शन, सॉरी इनिशियल डायरेक्शन, पहले किधर मूव कर रहा था, आगे की तरफ, और टकराने के बाद उसके परपेंडिकुलर जाने लग गया। तो अब हमारे पास बड़े सारे अननोन हो गए, ठीक है, हमको इसकी फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, और ये एंगल थीटा भी नहीं पता, तो 3 अननोन तो नहीं आएंगे क्वेश्चन में। एंड बी मूव्स
एट एन एंगल थर्टी डिग्रीज। ठीक है, तो B जो है वो 30 डिग्री पे गया और A जो है वो परपेंडिकुलर गया। दो चीजें गिवन है, तो कैलकुलेट, ऑफ कोर्स क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B आफ्टर कोलिजन, आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो इसको VB लिख रहा हूं, इसको VA लिख रहा हूं, दोनों चीजें हमको नहीं पता। ठीक है, तो दो अननोन, ज्यादातर दो ही अननोन होते हैं कोलिजन के केसेस में, हमने पहले हेड ऑन कोलिजन में भी देखा था। ठीक है, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन नहीं है, पता नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन नहीं ला सकते। लेकिन एक इक्वेशन जो हमेशा कोलिजन में हमारा साथ देगी वो कौन सी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों, क्योंकि कोलिजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है और इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम चेंज कर नहीं सकते, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा वैलिड होगा। तो कंजर्वेशन मोमेंटम इस बार जब मैं लगाऊंगा तो मुझे वो x और y दोनों डायरेक्शन के लिए लगाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे वेक्टोरियली लिखना पड़ेगा वेलोसिटीज, और मुझे पता है कि तुम लोग भी वेलोसिटीज को वेक्टोरियली लिखना पसंद नहीं करते हो। फिर भी मैं एक बार वेक्टर्स की तरह लिख के दिखा रहा हूं, फिर तुम खुद से सोचना कि सर ने क्या लिखा है। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम वेक्टर लिख रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम है mu I कैप प्लस 2m इंटू 0, वो तो रेस्ट पे था इनिशियली 2m। फाइनल मोमेंटम है m va j कैप। इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, बोला है ये परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन, तो x के परपेंडिकुलर गया तो किधर गया, y गया, तो m va j कैप प्लस 2m। अब इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, आगे की तरफ कंपोनेंट vb cos 30 I कैप, और नीचे की तरफ कंपोनेंट माइनस vb sin 30 j कैप। तो ऐसा कोई बुरा नहीं है, मैं तो ऐसे भी लिखने में कंफर्टेबल हूं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है लोगों से I कैप j कैप की गलती हो जाती है, और सिली मिस्टेक से बचाना मेरा काम है, क्योंकि सिली मिस्टेक मुझसे बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं तुम्हें भी बचाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पर फिगर में ही b की वेलोसिटी के क्या कर दूंगा, कंपोनेंट, आगे की तरफ vb cos थीटा और नीचे की तरफ vb sin थीटा, और कंपोनेंट करके चाहो तो इसको मिटा दो, हटा दो, या गोला मार दो, भूल जाओ उसको, भूल जाओ। अब देखो x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना था, जो कुछ मोमेंटम था सब x में ही था, तो mu इज इक्वल्स टू x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम कितना है, इसका आगे की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम है, इस बेचारे का तो x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है ही नहीं, तो सिर्फ कौन सा मोमेंटम है x डायरेक्शन में, ये वाला। ठीक है, तो x डायरेक्शन में m नहीं 2m इंटू, इसका मास 2m है, vb cos 30 डिग्री, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। समझ में आया बच्चों, इतना करते ही तो मैं vb की वैल्यू मिल गई। कैसे मिल गई, देखो m इंटू यू इज इक्वल्स टू 2m इंटू वीबी, cos 30 होता है बच्चों √3/2, तो vb की वैल्यू आ गई, u m से m भी गया, बाई √3। समझ में आया है कि नहीं, आसान। ठीक है, अगर कोई इसमें कंफर्टेबल है तो इससे भी कर लेना, इससे भी हो जाएगा, पर मैंने जो सीखा है, जो मेरे सर ने सिखाया। ठीक है, और y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम, भाई ये तो y डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम ही नहीं है, बेचारा y डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रहा, तो इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में 0, फाइनल मोमेंटम इसका y डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव होगा, तभी तो नेट 0 आएगा। इसका मोमेंटम सारा का सारा y डायरेक्शन में, तो m इंटू वी ए, और इसका मोमेंटम नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, माइनस 2m इंटू वी बी साइन 30 डिग्री।
इस इक्वेशन से वी ए मिल जाएगी। कैसे? m इंटू वी ए इज इक्वल्स टू 2m इंटू वी बी। वी बी की वैल्यू u बाई √3 और साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। तो m से m गया, 2 से 2 गया। वी ए इज ऑल्सो इक्वल टू u बाई √3। दोनों की वेलोसिटी की वैल्यू सेम आई लेकिन अलग अलग डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम फाइनली एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम के बराबर कर दिया, और वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चूंकि इनिशियली 0 था तो जितना प्लस वाई में था उतना ही माइनस वाई में था, तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम 0 कर दिया विद रेस्पेक्टिव साइंस। ये माइनस वाई डायरेक्शन में था। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल करते हैं ये वाला। ठीक है, ओके बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ जेई मेंस 2020। सेम कंसेप्ट है, एक m मास आ रहा है u वेलोसिटी से 3m से टकरा रहा है, पर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है। ठीक है, दिया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e = 1, और ये आके इससे टकरा रहा है, और फिर बोला है कि बाद में वेलोसिटीज बताइए। हाँ, एक चीज लिखी हुई थी कि जो m है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u i कैप और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है v j कैप। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी है u i कैप और आफ्टर कोलिजन है v j कैप, और v की वैल्यू बतानी है किसके टर्म्स में? m u, जो कुछ भी वैल्यूज गिवन है उनके टर्म्स में। ठीक है, सिर्फ u के टर्म्स में आ जाएगा, बात अलग है। e की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। ठीक है, मैं फिर भी एक बार ना क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। A particle of mass m with initial velocity u I cap collides perfectly elastically with a mass 3m. It moves with the velocity v j cap afterwards. Then v is equal to, v किसके बराबर होगा? ऑप्शन है u by √2, u by √3, u by √6। तो u के टर्म में v की वैल्यू निकालनी। ओके, पूछने को इस 3m मास की वेलोसिटी v1 या v' भी पूछ सकते थे, नहीं पूछा, अलग बात है। ये भी पूछ सकते थे कि ये किस एंगल थीटा पर जाएगा। तो इस सब के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत क्या करनी है ये समझ लो कि x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम करना है, और फिर सेम काम y डायरेक्शन में करना है। ठीक है, तो x डायरेक्शन के लिए इक्वेशन सोचो बच्चों, इनिशियली जो भी मोमेंटम है वो x डायरेक्शन में ही है, तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू x डायरेक्शन का, दूसरे वाले का मोमेंटम 0 है तो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं, इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी थीटा डिग्री पर v1 से जा रहा है। हमें पता नहीं थीटा, हमें पता नहीं v1, लेकिन हम बोल सकते हैं कि v1 का आगे की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? v1 cos थीटा। तो x डायरेक्शन का मोमेंटम होगा 3m v1 cos थीटा। गेट गुड एट ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट। जितनी जल्दी यू गेट गुड एट दिस उतना अच्छा तुम्हारे लिए। आगे की तरफ आएगा v1 cos थीटा और नीचे की तरफ आएगा v1 sin थीटा। दोनों कंपोनेंट बनाने के बाद या तो वेक्टर को हटा दो, नहीं तो ऐसे सर्कल मार दो कि अब इसका कोई काम नहीं है, ये दोनों मिलके वही काम करेंगे। तो x डायरेक्शन की इक्वेशन आ गई आसानी से। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 cos थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी u/3। ठीक है, चलो एक काम हो गया, x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दिया। आई होप सबने खुद से कर लिया। y डायरेक्शन की इक्वेशन बच्चों वीडियो पॉज करके प्लीज लिख दो, y डायरेक्शन का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना है ध्यान से देखो, फाइनल कितना है ध्यान से देखो और लिख दो। लिख दोगे तो काम हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में कोई नहीं मूव कर रहा, y डायरेक्शन में किसी का मोशन नहीं है तो 0। फाइनल मोमेंटम में y डायरेक्शन में ये किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो m इंटू वी पॉजिटिव का, और ये किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, तो m इंटू 3m इंटू माइनस v1 साइन थीटा। समझ में आया? ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। और ये इससे आ जाएगा एक और इक्वेशन 3v1 इनफैक्ट, और अच्छे से करूं 3m
v1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv। तो बच्चों इससे आ गया v1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू v/3। इस चीज़ को समझो, हमारे पास 3 अननोन हैं, एक v1, एक थीटा, एक v, और सिर्फ 2 ही इक्वेशन है। अभी ये सॉल्व नहीं हो सकती। अभी हमने सिर्फ कौन सी इक्वेशन यूज़ करी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स वाई डायरेक्शन की। लेकिन इस क्वेश्चन में e की वैल्यू भी गिवन है। तो e की वैल्यू क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन इस केस में सेपरेशन और अप्रोच लिखने में तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। या तो तुम कंपोनेंट करने पे इतने अच्छे हो कि इसका इस तरफ कंपोनेंट लो, ठीक है, फिर ये और ये सेपरेट कर रहे हैं तो उनको जोड़ो, या फिर एक चीज़ समझो, अगर e की वैल्यू क्या गिवन है? 1, ठीक है। e की वैल्यू अगर 1 गिवन है तो उसका एक और मतलब भी होता था। उसका मतलब होता था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ई का मतलब 1 होता था कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व्ड है। तो तीसरी इक्वेशन यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से लेगे, यहाँ से लोगे, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, वही मेरा काम है ना। जितने पॉसिबल तरीके उनसे सॉल्व करके दिखाओ सर, ठीक है। पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते तो होता इनिशियल हाफ m u स्क्वायर और फाइनल हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 3m v1 स्क्वायर। ओके, तो m कटा, 2 कटा, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर निकालना है। मेरे पास v1 साइन थीटा है, v1 कॉस थीटा है, स्क्वायर करके ऐड कर दो। बताया स्क्वायर ऐड करने से क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? u स्क्वायर बाई 9 प्लस v स्क्वायर बाई 9। तो उसको डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं, u स्क्वायर बाई 9 प्लस v स्क्वायर बाई 9, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो v1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। 2 इक्वेशन है, सॉल्व, एक ही इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा, एक बच्चों ये 3 और बचा हुआ है, इस 3 को भी निपटा देते हैं। u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 3 प्लस v स्क्वायर बाई 3। इसको उधर ले गए तो 2/3 u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 v स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर आ रहा है मेरा v इक्वल टू u/√2। क्या तुम्हारा भी आंसर आ रहा है? ये 3 से 3 काटा होगा, 4 को उधर ले जाओगे 2 हो जाएगा और फिर u/√2। लेकिन अगर E1 नहीं आया तो क्या करोगे? तो फंस जाओगे, ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो सुनो ध्यान से, क्या सुनोगे ध्यान से? कि इसने इसको हिट किया बॉल को, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे हिट किया और इसको इधर की तरफ वेलोसिटी दी कितनी? v1, और इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी मिली? v। तो ये v1 इनका कॉमन नॉर्मल बनाओ और कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज लो। इसकी कितनी है? इसकी तो पूरी की पूरी कॉमन नॉर्मल की तरफ है, कितनी? v1। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर E1 नहीं आया तो रेल लग जाएगी, ये तरीका नहीं लगेगा फिर, ठीक है। तो 3m की जो भी वेलोसिटी हमने मानी है वो भाई जिस कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसका फोर्स आया तो उसी तरफ जाएगा ये v1, जबकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये एंगल हमने कितना मान रखा है? थीटा। तो ये वाला भी थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा। तो v का इस तरफ कंपोनेंट आएगा v cos 90 माइनस थीटा यानी v साइन थीटा। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी इज इक्वल्स टू v साइन थीटा प्लस v1। ठीक है, ठीक है, v साइन थीटा प्लस v1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी? पहले की फिगर देखनी पड़ेगी उसके लिए। पहले जब टकराने से जस्ट पहले वाली फिगर थी तो ये सामने जा रहा था u से और ये था एंगल थीटा। तो अप्रोच की वेलोसिटी कितनी थी? इसकी तरफ जो वेलोसिटी है वो होगी u cos थीटा। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी? u cos थीटा। और e की वैल्यू इस केस में 1 है, कुछ और भी होती तो हम क्या लिख सकते थे?
v1 प्लस वी साइन थीटा अपॉन u cos थीटा, और इसकी वैल्यू अगर 1 पुट करें तो भी वही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो v1 प्लस वी साइन थीटा इज इक्वल्स टू u cos थीटा, इससे भी वही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे और तुमको दोनों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं सॉल्व करता हूँ उतनी देर में, और फिर देखते हैं कि इससे भी सेम आंसर आता कि नहीं आता। ओके बच्चों, मैंने भी सॉल्व करके देखा। अगर कल को e की वैल्यू 1 की जगह कुछ और दी हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सही आंसर आएगा। इस चीज़ को समझ लेना कि ये ऊपर जा रहा था और ये इधर जा रहा था, तो मैंने अलोंग दी कॉमन नॉर्मल वाली वेलोसिटीज़ निकाल ली, इसकी पीछे की तरफ और इसकी आगे की तरफ, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है इन दोनों को ऐड किया। अगर वो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम एक क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर कर लेंगे, ठीक है, जब ई की वैल्यू 1 नहीं दी होगी तब, ठीक है। और ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकाली, ये आगे जा रहा था, ये रेस्ट पे था, ये वाला एंगल पता था, तो इसका ये वाला कंपोनेंट वाज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट ले लिए और उसी से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस वेक्टर को तोड़ के ये दो कंपोनेंट बनाए, ये और ये मिलके हमको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दे दिए। इस वेक्टर को तोड़ के ये दो कंपोनेंट बनाए, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच लिखना अगर आता है तो ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन भी आपको सही आंसर देगी। कैसे देगी, ध्यान से देखो। v1 प्लस v साइन थीटा की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, या v1 प्लस v की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 3v1 साइन थीटा, और एक साइन थीटा ऑलरेडी है तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे u की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 3v1 कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा ऑलरेडी है तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गई इक्वेशन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ v1 प्लस 3v1 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3v1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3v1 कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4v1 इज इक्वल्स टू 6v1 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1/3, कॉस थीटा हो गया √2/3 एंड साइन थीटा हो गया 1/√3। अब आपको u v दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। u की वैल्यू कितनी है, v1 यहाँ पे लिखो, v1 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है √2/3, ये वाली इक्वेशन से लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू u/3, ठीक है। या फिर सीधे v निकालना है तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो u/v बेटर, 2 को 1 से डिवाइड करो, v/u इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan थीटा। ओके, v इज इक्वल्स टू u tan थीटा। हमको क्या क्या पता है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो आ रहा है 1/√2, तो आ गया v इज इक्वल्स टू u/√2। लेकिन ये तभी मेथड करना जब e की वैल्यू 1 ना गिवन हो। अगर 1 गिवन है तो आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। गॉट इट। इसको भी नोट डाउन करो, ओके, अल्टरनेट मेथड करके। ओके बच्चों, जाने से पहले मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन का फेवरेट क्वेश्चन। तो फेवरेट क्वेश्चन बनाने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। एक बॉल को 45 डिग्री पर एक दीवार की तरफ थ्रो किया है, ठीक है, और बॉल आके दीवार पे टकरा रही है और फिर पीछे वापस गिर रही है। कैलकुलेट करना है कि फाइनली ये नई रेंज क्या होगी। मतलब एक्चुअल में तो यहाँ पहुँचती बॉल, पर वहाँ तो कभी पहुँचेगी नहीं, वापस ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे गिरेगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये दीवार नहीं होती तो बॉल की रेंज कितनी आती। तो रेंज का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो रेंज का फॉर्मूला होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में होता है u² sin 2 θ/g। मतलब हम लोग क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं ये देखो,
तो 1 0 0 0 0 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 90 होगा 1 अपॉन जी हो गया 10 10 10 10 हो गया 1000 मीटर। तो रेंज है 1000 मीटर और मैंने रास्ते में दीवार लगा दी, तो दीवार मुझे कितनी डिस्टेंस पे लगानी चाहिए? लेट्स से मैंने 700 मीटर्स पे दीवार लगा दी। ओके, 700 मीटर्स पे दीवार लगा दी। तो अब ये टकरा जाएगा दीवार से और E की वैल्यू गिवन है 1/3। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस एट विच द बॉल विल फॉल ऑन द ग्राउंड, मतलब इसकी नई रेंज बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तो क्वेश्चन लिख लो, इफ द वॉल इज एट 700 मीटर कैलकुलेट द न्यू रेंज of the ball after hitting the wall। दीवार को टकराने के बाद जो गिरेगी वो वाली रेंज बताओ। ओरिजिनली रेंज 1000 मीटर जाती, उससे कोई मतलब नहीं। तो पहले तो ये समझ लो कि भाई ये कितना और जाना चाहती थी, हमने और रेंज निकाल रखी, कितना 1000 मीटर पे जाना चाहती थी। 700 मीटर पे अगर दीवार लगा दी तो तुम क्या करो, पहले तो निकालो कि कितना डिस्टेंस और जाने वाली थी, 300 मीटर। और फिर 300 मीटर आगे तो गई नहीं, किधर आई? पीछे। और E की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो जब ये टकराएगी तो इसकी हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी है वो पलट जाएगी और पलट के कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो ये जो 300 मीटर आगे जाने वाली थी उसकी जगह अब ये कितना पीछे आएगी? तो तुम लिख लेना कि जो रिटर्न होगा, मान लो x है, जो x होगा, जो रिटर्न होगा वो होगा जितना आगे जाने वाले थे। कितना जाने वाले थे? r - d, जो आगे जाने वाले थे इनटू E के बराबर होगा। ध्यान से सुनो, जो रिटर्न होगा वो जितनी बची हुई डिस्टेंस थी इनटू E की वैल्यू होगा 1/3। कितना होगा? 100 मीटर हमेशा। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया तुमसे। अब 100 मीटर पीछे आएगा, 700 मीटर पर डिस्टेंस है, तो रेंज कितनी हुई? रेंज हुई 700 माइनस x यानी 100, 600 मीटर। ये तो बात हो गई क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। जब भी प्रोजेक्टाइल के रास्ते में दीवार आए तो क्या करना है? निकालना है कितना डिस्टेंस और बचा था, इनटू E कर देना है और उतना डिस्टेंस वापस आएगा वो। अब ये समझो कि इनटू E क्यों किया? क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल दीवार से टकराएगा, ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल दीवार से टकराएगा तो उसकी दो वेलोसिटीज होंगी, एक दीवार के परपेंडिकुलर, एक दीवार के पैरेलल। कौन सी चेंज होगी बच्चों? x वाली या y वाली? तो तुम्हें ये दिमाग में आना चाहिए कि सर जो परपेंडिकुलर वाली है उसकी वजह से कोलिजन हो रहा है, वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब ये कोलाइड करके वापस आएगा तो यही वाली वैल्यू चेंज होती है और कितने टाइम्स? E टाइम्स हो जाती है, जबकि वर्टिकल वाली वेलोसिटी अनचेंज रहेगी। अगर वर्टिकल वाली वेलोसिटी अनचेंज रहेगी तो गिरने के टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ x डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी आगे थी अब उसकी 1/3 वेलोसिटी पीछे की तरफ है। तो जितना डिस्टेंस ये आगे चलने वाला था अब उसका 1/3 डिस्टेंस पीछे चलेगा। ध्यान से देखते रहना, ध्यान से। मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, तुम ओरली बता देना मुझे। मान लो ये वॉल होती 600 मीटर पे और E की वैल्यू होती 1/2, तो ये कितनी रेंज पे गिरता? सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सोचो 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 सोचो। बॉल होती 600 मीटर पे और E की वैल्यू होती 1/2, तो क्या करते? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल तो चेंज किया नहीं है, तो रेंज होनी कितनी चाहिए थी? 1000 मीटर। टोटल कितना होना चाहिए था? 1000 मीटर। ठीक है, टोटल 1000 मीटर होना चाहिए था। 1000 मीटर में से वॉल कितनी डिस्टेंस पे है? 600। तो आगे कितना आना था? 400 मीटर। पर E की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो पीछे कितना जाएगा? 400 इंटू 1/2 यानी 200 मीटर। 600 मीटर पे वॉल थी, 200 मीटर पीछे गया, रेंज कितनी आएगी? 400 मीटर। आया समझ में? ओरली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वापस जाके फिर से यही दो एग्जाम्पल फिर से देख सकते हो। राइट,
और बस यहाँ पर हम लोग ओब्लिक कोलिजन ख़त्म कर रहे हैं। क्वेश्चन पर वीडियो तो हमेशा बनती रहेंगी, पर हाँ कंसेप्ट इतना ही है।